हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी डिलेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। आज की जो ये क्लास है ये बाल विकास की चौथी क्लास है। हम यहाँ पार्ट 4 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 3 पार्ट को कंडक्ट कर लिया है, अच्छे से फुल डिटेल में डिस्कस कर लिया। अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या कुछ भी ऐसे देख लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत वक्त है। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाया, आज चौथा पार्ट है। आप पार्ट 1 से लेकर चारों पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। आपको सारी डिटेल A to Z अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस सब कुछ पॉइंट वाइज मिल जाएगी। सब कुछ मैंने उसमें डिस्कस किया है, जितनी भी चीज़ें आपके सिलेबस में है, जो इम्पॉर्टेंट है, फैक्ट है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। आज की जो ये क्लास है ये 4th क्लास है, जहाँ पे हम फुल डिटेल में जो बाल विकास का था हमने वो पूरा कंप्लीट करिए। उसमें 2 पार्ट में चीज़ें दी हुई हैं, एक बाल विकास की पूरी बातें दी हुई, फिर उसके बाद अधिगम की बातें दी हुई। इसलिए आपकी जो ये क्लास है ये अधिगम की पहली क्लास है, ये मान के चलिए। यहाँ पे हम अधिगम से रिलेटेड सारे प्रश्नों को करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आते हैं। 50 नंबर का ये पेपर है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छा मार्क्स आपको दिलाता है। इसलिए बी फोकस ऑन दिस टॉपिक, ऑन द सब्जेक्ट टू कम्प्लीटली। टेट सुपर टेट में ये बहुत क्वेश्चंस अराइज होते हैं इसी चैप्टर से। अब आप देखिए, आप शालिनी डेली क्लास बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। चाइल्ड डेवलपमेंट के फुल कोर्स को हम कंप्लीट कर रहे हैं, आज ये हमारा चौथा पार्ट है। अब हम देखते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक आपके सामने मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, अधिगम सीखने का अर्थ क्या है और उसके सिद्धांत हैं। आप सिलेबस से मैच कर लीजिएगा, यही चीज़ें हूबहू दी हुई हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो टर्म्स हैं, कंडीशन हैं, उनके बारे में जानेंगे। बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ होती है एक बच्चे की, वो जानना ज़रूरी है। परिपक्वता, मैच्योरिटी का एक टॉपिक आपने दिया, हम उस पर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीखने की इच्छा, जो विलिंगनेस टू लर्न होती है, उसको भी हम जानेंगे, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, पूछा गया है। अधिगम की जो प्रभावशाली विधियाँ हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत प्रश्न आता है, ये भी आपके अधिगम में दिया हुआ है। हम इस पर भी फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या क्या है विधियाँ, जैसे करके सीखना है, अनुकरण के द्वारा सीखना है, अनुकरण विधि कहलाएगी, निरीक्षण द्वारा सीखना है, परीक्षण द्वारा सीखना है, इन सब के बारे में। सामूहिक विधि के बारे में हम सीखेंगे, सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधि। हम इन सब विधियों के बारे में फुल डिटेल में आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ये हमारी पूरी एक टॉपिक है जो मैंने सीरीज बनाई हुई है अधिगम से रिलेटेड। इसके बाद हम थॉर्नडाइक का नियम, पावलो का नियम, स्किनर का नियम, इन सब का पूरा सिंगल एक एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये जो रूल्स है, जो नियम है, सिद्धांत है, काफ़ी बड़े हैं और क्वेश्चंस बहुत आते हैं। टेट सुपर टेट में आते हैं, डीएलएड में दिया है। अभी से आप करते चलिए तो आपको उस टाइम के लिए अभी से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है बात? आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। कोई भी डाउट आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी। हम इसी तरह और भी क्लासेस को मेंटेन करेंगे। चलिए देखते हैं, आज का पहला टॉपिक आपके सामने यहाँ पर है अधिगम। आप अधिगम पढ़ने जा रहे हैं तो अधिगम को आप समझिए कि अधिगम पहले है क्या। तो अधिगम को हम इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। अब देखते हैं अधिगम से क्या अभिप्राय है, अधिगम से आप क्या समझते हैं, परिभाषा क्या है, परिभाषित कीजिए, चर्चा करिए, टिप्पणी करिए। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 नंबर 50 नंबर का पेपर है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्ट के साथ जब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जो हम सीखते हैं वो एक कॉन्टिन्यूअस चलने वाली सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रोसेस है, क्योंकि जब से हम जन्म लेते हैं जब तक हम मर नहीं जाते हैं तब तक वूम टू टूम हम सीखते रहते हैं। अच्छा बुरा सब कुछ सीखते रहते हैं। हर एक स्टेज में हमें हर एक स्टेज में सीखना है, हम सीखते हैं। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हम हर चीज़ क्रम में सीखते हैं। क्लास 6 में रहेंगे तो 12th तक की बात नहीं सीख सकते। 6th का है तो 6 को सीखेंगे, 12th में जाएंगे तो 12th की चीज़ें सीखेंगे। अगर अभी आप छोटे हैं तो आपको साइकिल मिलेगी, ये नहीं कि आपको कार मिल जाएगी। तो ये हर एक चीज़ जो विकास है, जो चीज़ें सीखना है, वो एक लेवल या स्टेज के हिसाब से होता है। ठीक, व्यक्ति जन्म से सीखना प्रारंभ करता है। जब वो बर्थ लेता है, दुनिया में आता है, तभी से सीखना प्रारंभ कर देता है तथा मृत्युपरांत कुछ न कुछ सीखता है। जब तक उसकी टिल डेथ तक नहीं हो जाती तब तक वह कुछ न कुछ सीखता है। अच्छा बुरा भला बेकार सब कुछ सीखता रहता है। सीखने की गति परिस्थिति के अनुरूप घटती बढ़ती है। सीखने की जो गति है, ये परिस्थिति जैसे सिचुएशन रहेगी, अगर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, पढ़ने का बहुत सारा माहौल है तो आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे। एग्ज़ाम आता है, दिन भर आप पढ़ते रहते हैं, तो एग्ज़ाम खत्म हो गया, थोड़ा डिले हो गया, तो ये घटती बढ़ती रहती है लेकिन रुकती नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है
सीखने के लिए कोई स्थान विशेष निश्चित है। आप अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसके लिए कोई फिक्स जगह नहीं है कि आप उसी जगह पर जाएँगे तभी आप सीखेंगे। आप स्कूल जाएँगे तो सिर्फ़ आप स्कूल में सीख ऐसा नहीं है। आप घर में ही रह के सीखते हैं, पहला विद्यालय आपका घर ही होता है, पहले टीचर आपकी माँ होती है। आप उनसे सीखते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनसे सीखते हैं, पीयर्स के साथ बैठते हैं, उनसे अपने सिबलिंग्स के साथ सीखते हैं। तो ये कोई फिक्स प्लेस नहीं है कि आप किसी फिक्स प्लेस पर रहेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएँगी या आप सीखेंगे। आप कहीं भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय कुछ भी सीख सकते हैं। व्यक्ति कहीं भी, किसी भी समय, किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। सीखने को ही अधिगम कहते हैं। अधिगम किसको कहते हैं? सीखने को ही हम अधिगम कहते हैं। जो हम ये सीख रहे हैं, अभी तक हम सीखना एक शब्द जान रहे थे, अब हम डीएलएड में आए तो उसी को हम लर्निंग जान रहे हैं। लर्निंग से भी हम पहले अवगत थे इंग्लिश में, लेकिन अब हम उसको एक हिंदी का वर्ड हमें मिल गया साइकोलॉजी में, वो भी क्या है? अधिगम। अधिगम का मतलब लर्निंग होता है, जो हम सीखना जानते हैं। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है अधिगम का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग की क्या मीनिंग है? कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके अर्थ को आप अगर समझ जाएंगे तो आप उसमें अपने मन से भी चीज़ों को बनाकर एज इट इज़ अच्छे से लिख सकते हैं। देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। अधिगम का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है, एक ऐसे प्रोसेस से है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव, उसके बिहेवियर में एक्सप्रेशन जो होते हैं, उसकी जो प्रैक्टिस होती है, प्रशिक्षण के अंतर्गत उसके अंदर परिवर्तन इंगित होते हैं। अगर आप जैसे कि ये सोचिए कि कैसे अधिगम हुआ, क्या लर्निंग हुई या नहीं हुई, तो आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप एक्सरसाइज करिए, ठीक है, आप एक डेली 1 घंटे 2 घंटे एक्सरसाइज करिए, ठीक, योगा करिए या कुछ भी करिए, तो आप देखिए, आप अगर चाहेंगे कि 1 घंटे बाद आप देखेंगे कुछ चेंज हुआ, तो आपको कुछ भी परिवर्तन नहीं दिखेगा। ये हमारी बहुत गंदी आदत होती है कि हमने तुरंत कुछ किया, हम चाहते हैं कि उसको तुरंत रिजल्ट मिलेगा, तो कभी नहीं मिलेगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आप वही एक्सरसाइज को, आप योगा को 1 महीने पूरा करके देखिए, आपको अपनी हेल्थ में खुद नज़र आएगा कि आपकी हेल्थ कितनी अच्छी हो गई है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर कोई अधिगम हो रहा है या आप कुछ सीखें या किसी ने कुछ सीखा या आपने किसी का अधिगम करवाया है, तो उसमें कुछ परिवर्तन, उसको चेंजेस आपको दिखेंगे, कुछ हिंट आपको मिलेगा कि हाँ, ये चीज़ें उसमें चेंज हो रही है। अधिगम का मतलब है कि आप में कुछ परिवर्तन आ रहा है इन अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, बात क्लियर है? आगे देखते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता। हर एक बंदा, हर एक लड़का, हर एक लड़की, हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया, वह कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है, उतना ही अधिक उसके जीवन का विकास होता है। जो जितनी तेज़ गति से, जितने सही टाइम पर हर एक चीज़ को, जो उस टाइम पे उसको आ जानी चाहिए, वो सीख जाता है, वो उतना अच्छा ही अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहता है, अच्छा मनुष्य कहलाता है, वो पूरा उसका सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, बात आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर हम अधिगम की परिभाषा, जो डेफिनीशन है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार आती भी है। सबसे पहले है वुडवर्ड साहब की है। इन्होंने क्या कहा है? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान यानी कि नया ज्ञान, नया एक्सपीरियंस, नई एक्टिविटीज़ को अर्जन करना, एक्वायर करने का जो प्रोसेस होता है, वही अधिगम है। जैसे नवीन का मतलब है, आप स्कूल में जाओगे तो बहुत नई सारी चीज़ों को प्ले गेम्स के थ्रू भी सीखोगे, गार्डन्स के थ्रू सीखोगे, बच्चों के थ्रू सीखोगे, ग्रुप्स में खेलोगे, तो नवीन ज्ञान आपको मिला। आप कुछ एक्टिविटी की, नई चीज़ों को करके आपने सीखा, तो वहाँ से क्या हुआ? एक्वायर किया, चीज़ें एक्वायर की, भाषा अर्जन की जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नवीन चीज़ों को करके सीखते हैं। नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की जो प्रक्रिया होती है, वही है अधिगम प्रक्रिया कहलाती है। किसने कहा है? यह परिभाषा वुडवर्ड साहब ने दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट सुपर टेट में भी बहुत आती है। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें बता रही हूँ वो एज इट इज़ आई है, देखने को आपको मिलेगी। प्रीवियस ईयर आप उठाएंगे तो आपको हूबहू चीज़ें मिलेंगी। अब देखिए, इंग्लिश में ही है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये वुडवर्ड साहब की डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आगे देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं क्या है। गेट्स और अन्य के शब्दों में इन्होंने क्या कहा है, ये देखते हैं। अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। अनुभव, एक्सपीरियंस, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग के थ्रू जो व्यवहार में चेंजेस आते हैं, वही अधिगम है। ये मैंने आपको बताया कि कैसे परिवर्तन होते हैं। ये एक परिभाषा गेट्स और अन्य की है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आती है। कुछ हिंट के थ्रू आप जब डेफिनेशन को याद करेंगे, जैसे कोई दिया है, आप अनुभव प्रशिक्षण लगा लीजिए, या नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाएं थी, वो टिक लग रहा है, तो हिंट के थ्रू आप डेफिनेशन याद करेंगे तो आप याद कर लें, क्योंकि डेफिनेशन बहुत है और हर एक टॉपिक में डेफिनेशन है, तो कन्फ्यूजन, और वही वही लोगों ने दिया है, इसलिए बहुत कन्फ्यूजन हुई। इसलिए आप अपने तरीके से कुछ चीज़ें हिंट लगा लीजिए कि ये शब्द आपको मिलेगा तो यह परिभाषा उन्होंने दी, ऐसे ही आपको याद हो, कि वरना थाउजेंड्स ऑफ डेफिनेशन है, याद नहीं हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? मैंने आपको डेफिनेशन में याद करने का एक ट्रिक तो बता ही दी।
अब देखते हैं स्किनर के अनुसार स्किनर साहब ने क्या डेफिनेशन दी है, क्या परिभाषित किया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया। जो अधिगम है यह हमारे बिहेवियर में एक उत्तरोत्तर पॉजिटिव साइन या पॉजिटिव वे में एक एडाप्टेशन, एक अनुकूलन या चेंज का एक प्रोसेस है जो हमें देखने को मिलता है। अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसका हमको कोई ना कोई प्रोसेस में, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो एक अनुकूलन है, चेंज है। अनुकूलन का फिर मतलब आप फर्स्ट पास हो जाओ, फिर सेकंड में जाओ, फिर एक स्कूल छोड़ो, फिर वहाँ जाओ, तो ये अडेप्टेशन, ये अनुकूलन प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्रो और क्रो साहब के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। वुडवर्ड की, गेट्स की, क्रो को बहुत आती है। इन्होंने क्या कहा यह देखते हैं। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। बहुत आता है। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदत जो हमारी हैबिट है, ज्ञान जो हमारा नॉलेज है, अभिवृत्ति जो हम प्रकट करते हैं का अर्जन, इन सबको सीखना और अच्छे तरीके से सीखना ही हमारे अंदर जो ये चेंजेस ले आएगा, यही अधिगम है। क्रो एंड क्रो साहब ने कहा है, इंग्लिश में यह है, लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। ये क्रो एंड क्रो साहब ने कहा है, लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अभी तक हमने परिभाषा पे फुल डिटेल में चर्चा कर ली। अब हम अधिगम की विशेषताएं जानेंगे कि इनके क्या क्वालिटीज़ है, ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, आपको यह परिभाषा मिल जाएगी, आप देख लेंगे। मैंने आपको 4-5 परिभाषा बता दी, ऐसे पूछ लेगा आपसे, आप बना के लिख सकते हैं। अब आपको विशेषताएँ पूछ लेगा, यह आपको जो है ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है कि आप उसमें से 4 दे देगा, आपको टिक करना रहेगा, या आपको लिखने को भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम जो है वो हमारे बिहेवियर में एक चेंज है। अगर आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, अच्छा चेंज आ रहा है, तो ये समझिए कि आप लर्न कर रहे हो, कुछ आप सीख रहे हो, तो ये एक साइन हो गया। दूसरा, अधिगम वातावरण के साथ समय। अगर आप अधिगम आपका हो रहा है, आपकी लर्निंग हो रही है, तो आप एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर लोगे, चीज़ों को मिला के कल आगे चलोगे। ठीक है। तीसरा है अधिगम अनुभव का संग्रह। अधिगम जो है, लर्निंग जो है वो एक एक्सपीरियंस का कलेक्शन है। आप जैसे अभी कोई चीज़ नहीं जानते हैं, आप डीएल के कोर्स को नहीं जान रहे हैं, ठीक है, आप पहला दे रहे हैं, पहला पेपर देंगे, उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप जब एक बार पेपर दे के अपना रिजल्ट अपने हाथ में देख लेंगे तो ये एक्सपीरियंस हो गया। तो यही चीज़ क्या है, आपकी लर्निंग हो गई। ठीक है, मैंने एक बहुत अच्छा और सटीक एग्जाम्पल आपको दिया है। फोर्थ पॉइंट है अधिगम उद्देश्य परक है, यानी कि अधिगम लर्निंग जो है वो एक ऑब्जेक्टिव फुल है। आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसका एक एम है, आपको कुछ करना है। जैसे आप ये डीएलएड कर रहे हो तो आपको प्राइमरी की जॉब लेनी है, तो ये क्या है, आपका एक उद्देश्य परक है कि आपकी लर्निंग यहाँ से यहाँ तक होगी, तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। अधिगम क्रियाशील होता है, मतलब बहुत एक्टिविटीफुल होता है। आप अगर किसी प्रोसेस में या किसी वर्कशॉप में हो, या कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या कोई आर्किटेक्चर का काम है, कुछ भी आप कर रहे हो, तो ये एक बहुत ही एक्टिविटीफुल वर्क लर्निंग है। एक्टिविटी के थ्रू आप अच्छे से सीख सकते हो। आप किसी काम को अगर करके सीखोगे तो वो जल्दी और आसानी से आएगा और लर्निंग भी हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं, 6 पॉइंट है यहाँ पर। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार का होता है। ये जो लर्निंग है ये इंडिविजुअल भी होती है और ग्रुप में भी होती है। ये दोनों प्रकार से देखने को, अगर जैसे सपोज करिए कि व्यक्तिगत कैसे है, तो आप पढ़ाई करोगे तो अपने लिए करोगे, ठीक है, वो आपकी बात है कि जनरेशन आपकी चेंज होगी, दूसरी बात है, लेकिन आप व्यक्तिगत करोगे आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। सामाजिक के तौर पर आप देखोगे तो आप अगर पढ़े लिखे हो तो अच्छे समाज में रहोगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, समाज को बनाकर चलोगे, समाज के रूल्स को फॉलो करोगे, तो ये चीज़ें भी लर्निंग में आ जाती हैं। अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप हुआ। अधिगम लर्निंग जो है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप अच्छा एनवायरनमेंट अपने बच्चे को दोगे, या आपको अच्छा एनवायरनमेंट जैसे मिला है, आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, आपको टाइम टू टाइम सब्जेक्ट समझाएंगे, आपका होमवर्क वगैरह करवाएंगे, सब कुछ आप अपडेट बताते चलेंगे, आपको एक एक कदम ऐसे करना, आप ऐसे करना है, तो ये एनवायरनमेंट डिफरेंट, अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो आप अच्छे से कर ले जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। माहौल सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छे माहौल में अच्छी चीज़ें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव साइन में मिलते हैं, और पॉजिटिव वे में लोग पढ़ते भी हैं, करते भी हैं, सक्सेस होते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 7 पॉइंट यहाँ पे है, अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। लर्निंग जो है वो उसके बिहेवियर को, उसके एटीट्यूड को, इन सबको दिखाता है। जैसे अगर आपकी लर्निंग अच्छी हुई, कहते हैं ना परवरिश अच्छी हुई है, अच्छे माँ बाप की अच्छी औलाद है, अच्छी परवरिश होगी तो आप अच्छा आप लोगों के सामने प्रेजेंट करोगे, उनके सामने अच्छे से बैठोगे, उठोगे, मैनर वे में रहोगे, तो ये भी चीज़ें आपके आचरण में दिखती हैं कि हाँ इसकी लर्निंग है, ये ऐसा ऐसा है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। हम इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है।
आपके सामने है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इन लर्निंग के लिए बाधा हैं, इनको प्रभावित करते हैं, इनके बिना एक बड़ी दिक्कत भी हो सकती है और इनकी वजह से दिक्कत होती है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। पहला फैक्टर है विद्यार्थी से संबंधित कारक, स्टूडेंट से रिलेटेड भी कारक होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरा है शिक्षक से, टीचर से ही ये बाधा क्रिएट हो जाती है। विषय वस्तु है, जो पाठ्यक्रम है वो नहीं है तो उससे भी होगी, और वातावरण नहीं है तो भी ये होगी। तो आपके 4 मेजर टॉपिक मैंने यहाँ पे लिए हैं। इन फैक्टर्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हम फुल डिटेल में अभी जानेंगे, लेकिन आपको जब प्रभावित करने वाले कारक हैं या ऑब्जेक्टिव में पूछने के चांसेस है तो आप इस ऐसे रिलेटेड मिल जाए तो आप बता सकते हैं, या आपको लिखने को आ जाए तो आप इन चारों फैक्टर्स को लिख के इनके आगे 2-2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। एक बात आपको बता दूँ, बहुत सारी चीज़ें आप आंसर राइट जब करिए कि आपको लगे कि पार्ट वाइज है, तो आप उसके डायग्राम्स को बनाते हुए चलिए कि ये इसके सब पार्ट्स हैं, तो वो चीज़ें टीचर जो है टिक करता चलेगा, सिर्फ पार्ट देख लेगा, अंदर नहीं पड़ेगा, तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम पहला कारक समझते हैं। जो पहला कारक है हमारा विद्यार्थी से रिलेटेड, कि स्टूडेंट से क्या फैक्टर होते हैं। आप यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित कारक बताए गए हैं जो विद्यार्थी से रिलेटेड हैं। शारीरिक स्वास्थ्य पहला कारण, अगर आप फिजिकली हेल्दी नहीं है तो फिर आपको इन चीज़ों में बहुत दिक्कत होगी, आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, अच्छे से कर नहीं पाएंगे। आपकी जो ये डिसेबिलिटी है फिज़िकली, ये बहुत दिक्कत करेगी आपको। हर चीज़, किसी भी चीज़ में आप एकाग्रता के साथ पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फिज़िकली हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टूडेंट्स है, क्योंकि स्टूडेंट को ही पढ़ना है, तो स्टूडेंट में ये देखने को लिए बहुत मिलता है कि विकलांगता है या हकलाने की प्रॉब्लम है। बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि वो एक बाधा के रूप में सामने आती है। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटली नहीं प्रिपेयर है। जैसे 12 साल के हो गए लेकिन हरकतें 6 साल के बच्चों की ऐसी हैं, तो ये है ना कि उनका जो है विकास नहीं हुआ। तो ये भी बहुत एक फैक्टर के रूप में सामने निखर कर आता है, काफ़ी विशाल भी बन जाता है अगर हम इसको दूर नहीं करते हैं तो। सीखने की इच्छा, अब अगर सीखने का ही मन नहीं है, आपको कोई कुछ कहा जाए और आप करना कुछ चाहते हैं और ज़बरदस्ती आपको फोर्स किया जाए, तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी और आप सीखेंगे भी नहीं। ज़बरदस्ती सीखेंगे तो आप 1-2 दिन 3 दिन करेंगे, चौथे दिन आप छोड़ देंगे। तो सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए, नहीं तो ये फैक्टर के रूप में बहुत बाधा क्रिएट करता है। फिर सीखने के लिए समय, राइट समय पे चीज़ें करनी चाहिए। आप खेलने के समय में पढ़ने के लिए करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। पढ़ने के समय में आप जो है टीवी देखोगे तो ना टीवी में होगा ना पढ़ने में होगे। तो मतलब एक टाइम पे एक काम करो, तो ये भी फैक्टर देखने को मिलता है। आप हर चीज़ अपने टाइम पे करो, हर चीज़ का एक टाइम फिक्स है। आपको जब आप क्लास 6 में रहोगे तो 6 की ही बातें पढ़ाई जाएंगी, 12th की क्लास की नहीं पढ़ाई जाएगी। क्यों नहीं पढ़ाई जाए? क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप अपने टाइम को देख के चीज़ों को करो। फिर सीखने में तत्परता है, आप किसी चीज़ को सीखने में इतने मतलब एक्टिव रहो, खुद से हर चीज़ को सोचो। और अगर आपको कोई थोड़ा सा रास्ता दिखाया जाए, जैसे एक पजल का गेम होता है, रास्ता मिलता है तो खोजते जाओ, फिर एट द एंड वो इंसान वहाँ पहुँच जाता है। या कोई भी चीज़ रहे आप कर रहे हो तो आपको कुछ हिंट मिले, क्लूज़ मिले, फिर आप उसके थ्रू अपने एम तक पहुँच जाओ। लेकिन अगर आपको मन ही नहीं है, आपकी इच्छा भी नहीं है, आप उसमें खुद एक्टिव नहीं हो हिंट देने के बाद भी, तो ये भी एक बाधा है। फिर है विद्यार्थी या बालक की मूलभूत क्षमता, उनकी जो एबिलिटी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एबिलिटी के साथ वो पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, सीखेंगे, तो ये भी एक फैक्टर के रूप में है। फिर बुद्धि स्तर, अब इंटेलिजेंट लेवल ही उनका बेकार है। बेकार क्या, मंद बुद्धि हैं, जड़ टाइप के हैं और बहुत ही स्लो सीखते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। रुचि है, इंटरेस्ट ही नहीं है उनको उस चीज़ में, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी आप, क्योंकि जो चीज़ें आप इंटरेस्ट के साथ करेंगे वो ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करेगा, आप अच्छे से उसको सीख पाएंगे। तो ये स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारी बाधाएं थी। अभी प्रेरणा का स्तर, उनका मोटिवेशन का लेवल ही बहुत डाउन है, तो वो भी नहीं सीख पाएंगे, मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम जो है अगर स्टूडेंट के अंदर अगर है तो उसका अधिगम अच्छा नहीं होगा। ये एक बाधा के रूप में सारे फैक्टर्स थे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा यहाँ पे है कि शिक्षक से कैसे एक टीचर इन चीज़ों में एक कंपोनेंट के रूप में खड़ा होता है, बाधा के रूप में। तो विषय अगर टीचर है और उसको साइंस पढ़ाना है, साइंस का टीचर है, उसको साइंस नहीं आती, हिंदी आती है, तो ये बहुत दिक्कत की बात है, गलत है। तो ये टीचर को ज्ञान होना चाहिए। और फिर अगर आप साइंस के टीचर हो और जो है आपको आधी अधूरी साइंस आती है, पूरी नहीं आती, ढंग से आप समझा नहीं पा रहे, तो ये भी एक बाधा है। शारीरिक और मानसिक, आप टीचर ही नहीं स्वस्थ है, उसका मेंटल लेवल ही डाउन है, वही नहीं फिट है, तो कोई बात ही नहीं, तो बच्चों को क्या बताएगा, तो ये भी एक बाधा है। समय सारणी का, कभी वो कुछ पढ़ाते हैं, कभी वो कुछ पढ़ाते हैं, कभी तब टाइम में आते हैं, कभी तब आते हैं, ऐसा भी। तो अब आप जब कोई चीज़ पंक्चुअलिटी के साथ करोगे ही नहीं तो उसका रिजल्ट क्या, नेगेटिव निकलेगा।
फिर व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान, इंडिविजुअल डिफरेंस की जो ये बात होती है ये भी देखने को बहुत मिलती है। आप 4 बच्चों को सिखाओ, 4 बच्चों को आप ना सिखाओ, उनको आप बताओ ही नहीं, तो ये भी एक फैक्टर के रूप में है। 4 बच्चों पे फोकस करो और सब पे मत करो, उनमें विभेद देखो, ये व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है शिक्षण पद्धति कि जैसे होता है ना कि अगर 5 बच्चे हैं, किसी को आपके पढ़ाने के तरीके 2 बच्चों को आया, 3 को नहीं आया, तो ये भी बाधा है क्योंकि 3 बच्चों की ग्रोथ तो रुक गई। तो शिक्षण पद्धति भी एक बाधा के रूप में है जो टीचर को देखना चाहिए कि हम ऐसी पद्धति का इस्तेमाल करें जिससे हर एक बच्चे को चीज़ें समझ में आए। शिक्षक का व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व नहीं अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी ही नहीं अच्छी है, आप जो है बहुत चिड़चिड़े टाइप के हो, दुष्ट टाइप के हो, एकदम गुस्सैल हो, कोई कुछ पूछे तो तुम घूर दो उसको या डांट दो उसको, तो ऐसे ये कि बाधा के फैक्टर, बच्चे का विकास तो होगा नहीं, आप तो चले जाओगे क्लास से बाहर। तो ये भी देखने को मिलता है। अध्यापक का व्यवहार है, टीचर की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं होगा, फैमिलियर नहीं होगा, मित्रवत नहीं होगा, तो बच्चे अपनी बातों को कह नहीं पाएंगे, अपनी समस्या को मन में ही रखेंगे, तो ये बच्चों का विकास नहीं हुआ, बाधा हो गई। पढ़ाने की इच्छा, पढ़ाने का ही मन है, आप क्लास में आओ, उनको बस सुलेख बोल दो, उनको आलेख बोल दो, उनको राइटिंग लिखने को दे दो, इससे क्या होगा, बच्चे कब तक राइटिंग करेंगे, तो ये भी एक दिक्कत की बात है। व्यवसाय के प्रति निष्ठा, आप अपने जो काम को आपको मिला है आप उसके लिए लॉयल ही नहीं हो, आप प्राइमरी में टीचर बनने जा रहे हो, आप वहाँ जाके पढ़ाओ ही नहीं, अरे कुछ नहीं ऐसे हो जाएगा। ये भी सब गलत बातें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, सब बाधा के रूप में सामने आती हैं। अभ्यास कार्य को दोहराने की व्यवस्था, अब क्या होता है कि जैसे बार बार आप उसी चीज़ को रिपीट कर दो, आप होमवर्क मत दो, अरे क्या तो वही जो उस दिन किया था वही कर लेना, तो ये भी है, बच्चे कितनी बार करेंगे, उनको फिर आगे कोई उनका विकास नहीं होगा, वो उसी तक ठहर जाएंगे, तो ये भी एक बाधा है। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल है, अब जैसे आप आज के समय चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो रही है, ठीक है, और आप जो है अपना पूरा फोर्स लगाओ, डांटो, अपनी हुकूमत चलाओ, तो ये भी एक फैक्टर है। मनोवैज्ञानिक और बाल प्रकृति का ज्ञान, आपको मनोविज्ञान का और बाल प्रकृति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है क्योंकि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप कैसे बच्चों को हैंडल करोगे, कैसे आप बच्चों को पढ़ाओगे, कैसे उनके भविष्य का निर्माण, आपको जब इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, बस उस लेवल पे पहुंच गए हो कैसे भी करके और सब बेकार है, बच्चों का विकास हो ही नहीं रहा है, तो ये भी एक बाधा के रूप में सामने आता है, तो टीचर में ये अवगुण होते हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब तीसरा फैक्टर आपको जो है विषय वस्तु से संबंधित है, जो कंटेंट होते हैं वो कैसे प्रॉब्लम करते हैं ये समझते हैं। विषय वस्तु की प्रकृति, इतना टफ नेचर का मतलब होता है ना कि किताबें को पढ़ के समझ में आता है कि कौन सी किताब अच्छी है, आप उसको कवर से नहीं जज कर सकते, आप उसको कवर से नहीं जज कर सकते हो क्योंकि उनकी जो लिखने लैंग्वेज होती है ना वो अलग अलग रहती, कंटेंट वही रहेगा, किसी में कुछ लिखा रहेगा, किसी में कुछ लिखा रहेगा, लेकिन आपको समझ आने का तरीका अलग होता है, किसी को वो बुक अच्छी लगती किसी को नहीं, तो ये विषय वस्तु की प्रकृति होनी। अब आप सोचो कि बुक का नेचर कैसे, मतलब जो समझाने का तरीका लिखे, एक इंग्लिश का कोई वर्ड है, एक इंग्लिश का कोई वर्ड है, उसके 3-4 वर्ड होते हैं, जैसे सिनोनिम्स होता है, तो इसी तरह से ये चीज़ें होती हैं कि उसका नेचर जो है ना इतना अच्छा होना चाहिए कि वो भाषा इतनी ईजी होनी चाहिए कि इंसान को समझ में आ जाए, तो अगर वो नहीं ईजी है तो बाधा हो गई। फिर विषय वस्तु का आकार बहुत बड़ा है, इतना ब्रॉड है कि बच्चा सिलेबस से देख के थक गया, तो ये भी नहीं होना चाहिए, एक बाधा का फैक्टर है। फिर है विषय वस्तु की उद्देश्यपूर्णता, मतलब आप जो चीज़ पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो या कर रहे हो उसका कोई एम होना चाहिए, वरना पता नहीं कहाँ तक चलती जा रही, अनंत सिलेबस है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चीज़ें पूर्ण नहीं हो रही हैं, तो ये भी एक बाधा है। भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, जो उनकी होता है ना जो उसमें लाइनें लिखी रहती हैं, जो बात लिखी है वो अच्छी लैंग्वेज में लिखी, आसानी से समझ में आ रही है, सब उससे रिलेट कर पा रहे हैं, बच्चे बच्चे आसानी से पढ़ पा रहे हैं, तो ये भी बाधा का फैक्टर, अगर वो सीधी या सरल नहीं होगी तो। अब यहाँ पे श्रव्य सहायक सामग्री से बच्चे कुछ विकलांगता के हैं, सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए अलग व्यवस्था करनी चाहिए, वो सब भी नहीं है तो एक बाधा है। रुचिकर विषय वस्तु इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, आपकी जो पढ़ाना है, जो जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, जो पाठ्यक्रम आप चलवा रहे हैं वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आप इंटरेस्ट ही नहीं बस उसको बोझ के रूप में पढ़ा दो, तो ये भी एक बाधा है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अब आप यहाँ पे डी देखिए, लास्ट ऑप्शन जो था एनवायरमेंटल फैक्टर, कैसे एनवायरमेंट अफेक्ट करता है। विद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं है, वो एकदम जंजर सा पड़ा हुआ बेकार सा है, कभी गिर जाए, कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, कुछ होता ही नहीं है, बस जाओ वहाँ पे नीचे बैठ के पढ़ जाओ एकदम पुराने तरीके से एकदम, तो वो भी अच्छा चीज़ नहीं है क्योंकि अगर बच्चा स्कूल में जाता है, देखिए ऐसा होता है ना कि प्राइवेट स्कूल में रंग बिरंगे क्यों रहते हैं, उनकी वॉल्स देखिए कितनी बराबर पेंटिंग रहती है, तो वो चीज़ें बच्चों को इंटरेक्ट करती है, वो चीज़ बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि बाहर से गुड लुकिंग होना चाहिए, स्कूल हो या इंसान दोनों अच्छे लगने चाहिए, तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए तो बच्चे भी जाएंगे। अब आपका सब एकदम बड़ा एकदम बेकार सा सड़ा सा है तो कोई नहीं आएगा, तो ये भी एक कारक है। फिर अच्छा आपका इन्वायरमेंट ही नहीं अच्छा है क्लास का, आप वहाँ पे जो है बहुत अनुशासन रख के बच्चा कोई हिल नहीं पा रहा है, किसी को कहीं जाना है वॉशरूम में आप वहाँ पे भी नहीं जाने दे रहे हो, ये भी कोई तरीका थोड़ी, ये सब भी फैक्टर है।
पारिवारिक वातावरण, अब आपका फैमिलियर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं, वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे बहुत एकदम चिड़चिड़े से होते हैं। बहुत भौतिक वातावरण है, अब फिजिकल एनवायरनमेंट ही नहीं अच्छा है, आप ना घर में ना बाहर ना कहीं भी, तो वो चीज़ें उनको सब एक बाधा के रूप में दिखती हैं, फिर उनको मज़ा नहीं आता है, वो सीखते नहीं, उनका विकास नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है सामाजिक वातावरण। अब आप देखिए सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट है अगर वही नहीं अच्छा है, आप लड़ाई झगड़े रोज़ हो रहे हैं, कोई इनकी गली में कुछ कर दिया, कोई यहाँ कूड़ा फेंक दिया, कोई वहाँ फेंक दिया, तो बच्चे भी ये सब देखते हैं तो वो एनवायरनमेंट को गलत समझेंगे, अच्छा नहीं, अरे कुछ नहीं समाज में रखा है, समाज ऐसे ही होता है, तो ये गलत धारणाएं बैठ जाती हैं बच्चों के मन में। विशेष सामग्री की प्रकृति, अब अगर कुछ आप इंटरेस्टिंग से करवाना चाह रहे हो तो कुछ नए सामान को ले आओ या नए तरीके से पढ़ाओ, तो वो भी आपका इंटरेस्टिंग नहीं है तो बच्चे नहीं सीखेंगे। मनोवैज्ञानिक वातावरण, आपका जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल भी बच्चों से रिलेट नहीं कर रहा है, वो समझ ही नहीं रहे हैं, आप उनको नहीं समझ रहे हैं और समझा भी नहीं पा रहे हैं, जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं वो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो ये सब एक फैक्टर के रूप में है जो बाधा क्रिएट करते हैं लर्निंग में। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टर है बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, जो बच्चा है उसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे अफेक्ट करता है। तो मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत यहाँ पे कुछ बातें हैं जो कप्पू स्वामी ने कहा है, इनका नाम बहुत फेमस है इसके लिए। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और आदर्शों में संतुलन रखने की योग्यता। अब मेंटल लेवल अगर जैसे होता है ना कि मेरा मस्तिष्क डेवलप्ड है, कैसे डेवलप्ड है आप उसको नाप नहीं सकते हो, लेकिन कोई कंडीशन है और उसमें आप अपना दिमाग लगा के आप काम कर ले जाओ, कोई प्रॉब्लम है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिचुएशन को हैंडल कर ले जाओ। अगर कोई दुख की बात है या कोई दर्द की बात है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको मन में कैसे भावनाओं को एक्सप्रेस करना है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इच्छाएं आपकी, जैसे अभी आपकी बहुत सारी इच्छाएं कि आपको ये बनना है वो बनना है, लेकिन अपने मन में रखो, अपना काम सही से करते जाओ, कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखो, तो ये सारी चीज़ें तभी उस इंसान में दिखती जिसका मेंटल लेवल अच्छा होता है, फिजिकली मेंटली दोनों हेल्दी होता है, संतुलन रख लेगा, एडजस्टमेंट कर लेगा, इक्विलिब्रियम बराबर होगा, वो आदर्श रहेगा, नैतिक चीज़ों को मानेगा, अपनी इच्छाओं सबको योग्यता देगा, उनकी इज्जत करेगा, तो ये सारी चीज़ें मेंटल में देखी जाती हैं। ठीक है, बात आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसका अर्थ है जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने और उसको स्वीकार करने की योग्यता है। ये ऐसी मेंटल लेवल की चीज़ें होती हैं कि जैसे कोई मिडिल क्लास में है और उसको हायर क्लास में जाना है, अपनी जनरेशन को ले जाना, लेकिन अभी वो शांत है, अपने उसको खुद पर विश्वास है, अपनी जो उसकी रियलिटी है उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, फिर वो आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना जो इसका मेंटली विकास हुआ रहता है उनमें देखने को ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यह व्यक्ति के दैनिक जीवन का सक्रिय और निश्चित गुण है। जैसे जो कोई मेंटली हेल्दी है तो उसके डेली लाइफ का एक एक्टिव कैरेक्टर है ये। यह गुण उस व्यक्ति के व्यवहार में व्यक्त होता है जिसका शारीरिक मानसिक एक ही दिशा में एक साथ कार्य। ये चीज़ें उन बच्चों में दिखती हैं जो फिजिकली और मेंटली हेल्दी होते हैं और एक ही तरफ फोकस करें। आप दो नाव पे पैर रख के चलोगे डूब जाओगे एकदम से, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए आप एक चीज़ पे फोकस होकर सेंट्रलाइज होकर चीज़ों को करो तो उसमें आपका विकास होगा। उसके विचार, भावनाएं और क्रियाएं एक ही उद्देश्य की ओर सम्मिलित रूप से कार्य करती हैं। जो बच्चा है जो फिजिकली भी हेल्दी है, मेंटली भी हेल्दी है, वो एक ही चीज़ पे फोकस करके एक ही एम की तरफ बढ़ेगा। आप चार चीज़ें एक टॉपिक को चार किताबों से पढ़ो, हमेशा कंफ्यूज होगे, कभी नहीं क्लियर हो, और उसी एक किताब को आप चार बार पढ़ लो, देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत कुछ बातें और हैं कि मानसिक स्वास्थ्य कार्य की एक ऐसी आदत और व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति ऐसे दृष्टिकोण को व्यक्त करता है जिससे व्यक्ति को अधिकतम संतोष और आनंद प्राप्त। मेंटली हेल्थ का मतलब है कि मन अगर खुश है, ये कहते हैं ना कि मन चंगा होना चाहिए, आपका मन हमेशा जो है ना तब प्रफुल्ल होना चाहिए। आप अगर अच्छे से सीख रहे हो, सीखना चाह रहे हो, आपके पास अगर पावर आपके मन में है, आप मेंटली प्रिपेयर हो, मेंटली प्रिपेयर का मतलब मन से एकदम खुश हो उस चीज़ को लेकर, तो आप देखो उस चीज़ को फोकस होकर टेंशन के साथ आप कैसे चीज़ों को सीख सकते हैं, कैसे आपकी अच्छी से अच्छी लर्निंग होगी। तो ये चीज़ें मेंटल क्वालिटीज़ में देखी जाती है। पर व्यक्ति को यह संतोष और आनंद उस समूह या समाज से मिलता है जिसका वह सदस्य होता है, तनिक भी विरोध किए बिना ही करना पड़ता है। मतलब आप इस चीज़ को आपको वहीं पे लेना होगा या करना होगा जहाँ पे सारे समाज के लोग हैं, आपका परिवार है, इन चीज़ों में ही एडजस्टमेंट के साथ ये सुख आपको लेना होगा संतोष के साथ। इस प्रकार मानसिक स्वास्थ्य समायोजन की वह प्रक्रिया है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, यहाँ पे आपको एक परिभाषा मैंने अलग कलर से हाईलाइट की है कि मानसिक स्वास्थ्य समायोजन की वह प्रक्रिया एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें समझौता, सामंजस्य, विकास और निरंतरता का समावेश होता है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए,
मानसिक स्वास्थ्य को इफ़ेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? सबसे पहला है घर का प्रभाव, क्योंकि बच्चे का स्कूल और बच्चे की पहली टीचर उसकी माँ होती है, स्कूल उसका घर होता है, ठीक है? आप अच्छा एनवायरनमेंट दोगे तो बच्चा अच्छा पला-बढ़ेगा। अब देखिए पारिवारिक विघटन, अगर घर में रोज़ लड़ाई-झगड़े लगे हुए हैं सब्ज़ी को लेकर, खाने को लेकर, सामान को लेकर, तै बड़ी मैं बड़ी लगी हूँ, तो बच्चा वही सीखेगा, हूबहू वही करेगा अपने टाइम पर। तो ये एक मानसिक, अब उसके दिमाग में तो भैया रामायण चल रहा है तो पढ़ेगा क्या? कभी नहीं पढ़ेगा। आप खुद भी अभी कोई टेंशन हो जाए तो आप पढ़ोगे? बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। ये सब रियलिटी है। आप रियलिटी के साथ इस चीज़ को समझोगे तो ये साइकोलॉजी वाक़ई में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। कहाँ इस्तेमाल करो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप बाल विकास बच्चे के ऊपर ही सब अप्लाई करो, बहुत जगह अप्लाई होता है। बहुत इंटरेस्ट के साथ समझेंगे तो अच्छी चीज़ समझ में आएँगी। ठीक है यार? ठीक है, बात देखते हैं माता-पिता का व्यवहार। अब पेरेंट्स का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर उनका ही हमेशा डाँट पड़ेगी, डाँटते रहते हैं, "हट जाओ यहाँ से, ये है, वो है", तो बच्चे क्या सीखेंगे? कुछ नहीं सीखेंगे, डरते रहेंगे। बच्चों के मन में पेरेंट्स के प्रति जो है अच्छी भावनाएँ नहीं रहेंगी। निर्धनता है, गरीबी भी एक कारण होती है, ये बहुत इफ़ेक्ट करती है। अत्यधिक सुरक्षा है, बहुत ज़्यादा ही दुलार में रखो, बहुत ज़्यादा ही अंदर-अंदर, नहीं ऐसे नहीं करना, यहाँ गिर जाओ, वहाँ गिर जाओ, ये है, वो है, तमाम चीज़ें तो ये बढ़ने नहीं देती हैं। उच्च नैतिक आदर्श है, बहुत ज़्यादा ही हाई प्रोफ़ाइल का आपका मोरल आदर्श हो, ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम राजघराने के हैं तो ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, ये डेवलपमेंट नहीं हो, तो ये भी एक बाधा है। घर का अनुशासन इतना टाइट है कि अगर आपको एक ग्लास पानी भी पीना हो तो आप पूछ के पियो, तो ये भी बहुत गलत चीज़ है। शारीरिक स्वास्थ्य, आप फिज़िकली ही नहीं हेल्दी हो, आपको एकदम काट-पीट की चीज़ें खाने को मिल रही है, इतना कंजूसी हो रही है, तो ये भी गलत है। अब शारीरिक विसंगतियाँ, अगर आपको फिज़िकली ही कोई प्रॉब्लम है, बाय बर्थ है, तो वो भी एक कारण है। परिवार में तनाव बना हुआ है रोज़, चाची-मामी की लड़ाई हो रही है, तो ये सब भी बहुत गंदे फैक्टर हैं जो बच्चे को प्रभावित करते हैं, उनके अधिगम को बाधित करते हैं। मेंटल लेवल भी पूरा बाधित हो जाता है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। अभी तक घर का प्रभाव था जो मेंटल विकास नहीं होने था, अब विद्यालय का प्रभाव है। इनमें जानते हैं कि क्या है। विद्यालय का प्रभाव पड़ता है, शिक्षक का व्यवहार देखिए, विद्यालय का वातावरण ही नहीं अच्छा है तो बच्चे सीखेंगे क्या? वहाँ वो सीखने जा रहे हैं तो उनको उनके हिसाब से एनवायरनमेंट दीजिए कि वो चीज़ों को रिलेट कर पाएँ और सीख सकें। शिक्षक का व्यवहार ही नहीं अच्छा है, शिक्षक जो है जब मन में आया पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, कुछ भी किया चला गया, तो ये भी एक गलत है। अनुचित अनुशासन नहीं होना, मतलब इतना अनुशासन होना चाहिए, इतना ज़्यादा अनुशासन है कि बच्चे हिल नहीं पा रहे हैं, तो ये भी एक गलत है। वो वहाँ पे फ़ैमिलियर होके सीखने आए, 5 घंटे बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं, कितना कोई टाइट रह सकता है। अनुपयुक्त शिक्षण विधि, बेकार से शिक्षण विधि लगा, कुछ भी आप आओ बस लेक्चर सुनाओ और चल दो। तो ये भी चीज़ें बहुत ख़राब है ना, क्योंकि बच्चों को आप उनके तरीके से समझाएँगे तो वो ज़्यादा अच्छा समझेंगे, ऐसे फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। फिर अत्यधिक प्रतियोगिता का, जब देखो तब एक्टिविटीज़ ही हो, कुछ पढ़ाई-वढ़ाई ना हो, कभी प्ले गेम हो जाए, कभी चित्र बन जाए, कभी प्रोजेक्ट बन जाए, कभी हाथी घोड़ा ये सब बनने लगे। हमेशा आप एक्टिविटी करो तो खर्चे भी तो होते हैं एक्टिविटी में, घर में प्रेशर बनता है, डाँट पड़ती है, तो ये भी एक बाधा है। ये टीचर का जो है वो व्यक्तित्व जो है वो अच्छा नहीं, वो बच्चे से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, उनको वो जोड़ नहीं पा रहे हैं, उनकी समस्या को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। पाठ्यक्रम ही गलत है, लेवल क्लास फर्स्ट में हो पढ़ा, आप सेकंड कर रहे हो, तो ये भी एक दिक्कत है। परीक्षा प्रणाली जो है वो गलत तरीके से, जब मन में आता है अचानक टेस्ट ले लो, कुछ बताओ नहीं, कभी तब करवा लो, कभी तब करवा लो, कुछ आयोजित है ही नहीं, कुछ ढंग से है ही नहीं है आपका। फिर आपका जो विद्यालय है वहाँ पे राजनीति का वातावरण है, पॉलिटिक्स चलती रहती है, जहाँ पे पॉलिटिक्स चलेगी वहाँ सब खराब हो जाएगा। फिर कक्षा में समायोजन नहीं है, मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई ढंग से पढ़ाना, एडजस्ट करना, आप चीज़ों को समझाना, बच्चों को अपनी बात में समझा ले जाना, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो ये सब विद्यालय का क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है जो बच्चों को मानसिक लेवल से एकदम परेशान कर देता है, वो सीखने ही नहीं देता। 5 घंटे वहाँ स्कूल के उनके बेकार हो जाते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है समाज का प्रभाव। समाज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग के लिए। अब सांप्रदायिकता, आप उसमें फंसे रह जाओ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इनको खराब लग जाएगा, उनको खराब लग, बच्चा इसमें क्या सीखेगा? समाज ही तो बहुत कुछ सिखाता है, सही गलत के रास्ते समाज से तो लगभग देखने को मिलते हैं, तो वो सब रीति रिवाज है, किसी के कुछ किसी के कुछ मनाए जा रहे हैं, क्या कभी उनसे इफेक्ट हो रहा है, कैसे, मतलब जैसे उनके यहाँ होली पड़ गई तो होली में को बैंड बाजा वगैरह हुआ तो त्यौहार था तो ठीक है, अब उनके यहाँ कुछ बर्थडे पार्टी हो गई तो फिर उनके यहाँ कुछ हो गया, उनके यहाँ कुछ हो गया, तो इन सब से भी बहुत बाधा होती है, पढ़ नहीं पाते, डिस्टर्बेंस होती है,
मन वहाँ लगा रहता है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत शोरगुल ना करें आप, अपना शांति से अपना त्यौहार मनाएँ, अपने शांति सेलिब्रेशंस करें। सामाजिक संगठन, आपका जो समाज की सोसाइटी है वहाँ पे कोई संगठन नहीं, कोई ग्रुप नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन की जिसकी मर्ज़ी आता है वो यहाँ कुछ कूड़ा फेंक देगा, वहाँ वो कर देगा, तो रोज़ लड़ाई हो झगड़े हों, तो ये सब भी देखने को मिलता है। अब जातीय संघर्ष है, जातवाद का भी है, वो मुस्लिम है, वो हिंदू हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, इन सब की लड़ाई हो, तो बच्चा भी वही सीखेगा। फिर उसको अपने जो ग्रुप के लोग मिलेंगे तो उसमें ये चीज़ देखने को सोचेगा, तो ये भी तो गलत हो गया। फिर धार्मिक, अब धर्म से लेके लड़ने लगो तो वो भी गलत है। अमीर गरीब की भावना, वो उनका फलाने का ऐसा है तो उनका वैसा है, वो इतने अच्छा कमाते हैं, ये इतना है, इनका ये है, अरे इनका ऐसा घर है वैसा घर है, तो ये सब भी मेंटल में छपती है। बच्चों के छाप को जो आप उनको दिखाओगे वही वो देखेंगे, वही उनके मन में मस्तिष्क में छपता जाएगा। तो ये भी देखने को, अंधविश्वास है, कुरीतियाँ, ये भी अंधविश्वास करो, बहुत पूजा पाठ करो, ये है सारे, इधर नहीं जाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बिल्ली काट गई तो नहीं जाना चाहिए, पता नहीं क्या क्या रहता है, फालतू सी बातें, तो वो भी सब बहुत बाधा हो जाती है। असुरक्षा है, सिक्योरिटी नहीं है, कोई लड़कियां हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, गिर जाएंगे, खो जाएंगे, चोट लग जाएगी या कोई ले जाएगा, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ये भी डर बैठ जाता है मन में। ये सामाजिक व्यवस्था अच्छी नहीं, उथल-पुथल वाली, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो बच्चे सब गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारे जो फैक्टर हैं समाज से रिलेटेड थे, जो बाधा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य को डेवलप होने में। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका एक टॉपिक है यहाँ पे, वो है परिपक्वता का अर्थ, यानी कि मैच्योरेशन। ये क्या है हम उसको समझते हैं। परिपक्वता का अर्थ है कि शरीर के स्वाभाविक विकास से जो खुद से हो। मैच्योरेशन का मतलब है कि आप मैच्योरिटी आती है ना, मैच्योरिटी का लेवल आता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर है। आयु और बुद्धि के साथ साथ बालक के शरीर के अंग प्रत्यंग का विकास, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, एज बढ़ी, बुद्धि बढ़ी, और वैसे वैसे बॉडी के सारे पार्ट्स भी बढ़ते हैं। केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता है, मानसिक विकास, आपका सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है, आप शरीर से विशाल, आपका मन जो मेंटल लेवल है वो भी डेवलप होता है। इस स्वाभाविक विकास के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। जब आपका शरीर बड़ा हो गया, आपका मन मस्तिष्क बड़ा हो गया, फिजिकली मेंटली हेल्दी हो गए, तो आपके परिवर्तन में देखने को मिलते हैं, आप में कुछ चेंजेस मिलते हैं, अच्छी क्वालिटीज़ देखने को मिलती है। तो ये क्या है, एक मैच्योरिटी कहलाती है, ये एक लर्निंग कहलाती है। परिपक्वता के द्वारा बालक अपने को कुछ कार्य करने के लिए जैसे मैच्योरिटी आ जाएगी, मैच्योर हो गया, तो वो अपने आप को कुछ ऐसे कार्य को करने के लिए एकदम योग्य पाएगा जो पहले नहीं कर पाता, लेकिन अब वो कर ले, क्योंकि अब वो मैच्योर हो गया, अब वो बड़ा हो गया, उसके नाम के साथ मैच्योरिटी का एक स्टेटस जुड़ गया। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। प्रारंभ में शिशु केवल लेटा रहता है, जब वो पैदा होता है सिर्फ लेटा रहता है, देखता है बस हल्का फुल्का। फिर उम्र बढ़ने के साथ हाथ पैर हिलाता है, हंसता है, चलने लग जाता है। किशोरावस्था समाप्त होते थे बालक बालिकाओं को अंग विकसित, अलग अलग सब पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, मैच्योरिटी के एक लेवल है जो शारीरिक विकास की तरफ आगे बढ़ते हैं। परिपक्वता वास्तव में नया ज्ञान क्रिया को सीखने की तैयारी का सही, मैच्योरिटी जो होती है नई चीज़ को सीखने के लिए, नई एक्टिविटी को करने के लिए तैयारी का एक सही रूप है, सही क्रम है, सही स्टेज है। क्योंकि आप मैच्योर हो रहे हो, मैच्योर होना धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो ये मैच्योरिटी का लेवल कम नहीं हुआ, फिर बढ़ता ही जाएगा। ये होता है काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी सही है, इंटेलेक्चुअल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक स्टेज के थ्रू एक सही क्रम में बढ़ती हैं कि हाँ अब आपका विकास हो रहा है, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ बातें और ली हुई हैं कि बालक के विकास में परिपक्वता का महत्वपूर्ण, मैच्योरिटी का स्थान बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। गर्भावस्था से परिपक्वता का प्रारंभ परिलक्षित, मतलब गर्भावस्था से ही ये मैच्योरिटी का जो प्रारंभ है वो दिखने लगता है, उसके लक्षण दिखने लगते हैं। शैशवावस्था बाल्यावस्था में इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे बालक की आयु, उसकी एज बढ़ती है, उसका महत्व कम हो जाता है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी उसका महत्व कम हो जाता है। जैसे मतलब ये बाल्यावस्था की जो क्वालिटीज़ है वो उस बाल्यावस्था में रहेगी। शैशवावस्था की जो शैशवावस्था, ये नहीं कि आप ये बाल्यावस्था शैशवावस्था की जो कैरेक्टरिस्टिक थी आप वो हर लेवल में प्ले करो, हर एक उम्र में, यही बात यहाँ पे कही, उसका महत्व कम होता जाता रहता है। 1 वर्ष की आयु से ही बालक का उठना बैठना, चलना फिरना, खेलना आदि परिपक्वता के कारण, जो ये उठ रहा है, बैठ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, खा रहा है, ये क्या है, मैच्योर हो रहा है, धीरे धीरे छोटा लेवल हो रहा है। परिपक्वता ही बालक को वस्तुओं और व्यक्तियों को समझने और उसके साथ समुचित व्यवहार करने की योग्यता प्रदान करती है और समस्याओं के समाधान में भी क्षमता। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर मैच्योर हो तो आप सल्यूशन है को निकाल सकते हो, अगर कोई सिचुएशन है तो आप उसको हैंडल कर सकते हो क्योंकि आप मैच्योर हो। तो ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती है कि समस्या का समाधान जो है वो ईजिली हो जाता है।
संवेगों की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो परिपक्वता का बहुत महत्व इमोशंस के वे में, अतः अध्यापक और अभिभावक को परिपक्वता की प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तो ये वह बालक के उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था कर सकते हैं। जो टीचर हैं हमारे, जो पेरेंट्स हैं हमारे, उनको इन सब चीज़ों की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो मैच्योर हैं, तभी उनसे ये चीज़ें आप अच्छे से सीख पाओगे। ये चीज़ होती है कि उनका उनका दायित्व होता है कि वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि आप हर चीज़ों को आसानी से अच्छे से कर सको और आपका पूरा कंप्लीट विकास हो सके, जिसके लिए वो इस चीज़ को चाह रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब आप यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस को देख लीजिए, बहुत है, आपके टॉपिक में दिया था सिलेबस ले, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। आप परिपक्वता से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, अदरवाइज बहुत कम मिलता है। जर्सील और अन्य ने क्या कहा है, परिपक्वता एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा मानव की अंतरम जो क्षमताएं हैं, जो उसकी इनर एबिलिटीज़ है, जो उसकी क्रियात्मक जो एक्टिविटीज़ है, जो उसकी विलिंगनेस की स्थिति प्राप्त कर लेती। मतलब ये है कि ये एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिसके द्वारा मनुष्य जो है इतना मैच्योर हो जाता है, उसको कैसा रिएक्शन करना है, कैसा सोल्यूशन निकालना है, उसकी एक्टिविटीज़ को क्या करनी है, इन सब चीज़ों की वो स्थिति को प्राप्त कर लेता है। समझ जाता है कि अब मुझे क्या करना है, अब वहाँ पे जाकर करना है, या ऐसी कोई सिचुएशन आती तो वहाँ पे क्या करना है। ये सारी चीज़ें देखने को मैच्योरिटी के लेवल में मिलती हैं। ठीक है, बात नेक्स्ट देखते हैं क्या है। गेरी और किंसल ने कुछ कहा है, वो देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है, परिपक्वता एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शारीरिक संरचना की वृद्धि, जो फिजिकल स्ट्रक्चर उसमें ग्रोथ होती है, उसमें डेवलपमेंट होता है और परिणाम स्वरूप व्यवहार में भी चेंजेस आता है। आपकी शरीर के विकास के साथ साथ आपके मन मस्तिष्क और आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आता है, वही आप मैच्योरिटी कहला रहा है। गेरी और किंग्सले ने कहा है, गैरी और किंग्सले ने कहा है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। अलेक्जेंडर साहब ने यहाँ पे कहा है मैच्योरिटी के लिए कि परिपक्वता आंतरिक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया, ये इंटरनल रूप से एक चेंज है। अब आंतरिक परिपक्वता प्राणी का विकास, संरचना तथा कार्य में वृद्धि। ये क्या करेगा, प्राणी का विकास कर रहा है, उनकी संरचना में, उनके स्ट्रक्चर, उनके कार्य में ग्रोथ कर रहा है। वह प्राणी में निहित शक्तियों के कारण होती है। अब ये चीज़ें जैसे होता है ना कि आप अगर हेल्दी हो, मेंटली भी फिट हो, आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती है जो आपको मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ने के लिए उसको प्रखर रूप से निकलती है। आपको रास्ता मिल गया, आप चीज़ों को कर लेंगे क्योंकि आप उस लेवल में पहुंच चुके हो। तो ये मैच्योरिटी का जब लेवल आएगा तो ये होता है ना कि अरे जब मैच्योर है तब करना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप ये काम तभी कर सकते हो। तो ये चीज़ें कुछ पहले से प्री डिफाइन है कि तब आपकी वृद्धि हो जाएगी, आपका संरचना डेवलप हो जाएगी, तो आप में वो शक्तियाँ आ जाएंगी, तो आप उस चीज़ को कर पाओगे। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी तक हमने मैच्योरिटी के बारे में फुल डिटेल में पढ़ा कि क्या है। नेक्स्ट टॉपिक और नया टॉपिक आपके सामने है विलिंगनेस टू लर्न, सीखने की इच्छा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपके सिलेबस में दिया है, आप देखिए कि क्या है इससे रिलेटेड बातें। सीखने की इच्छा का सीधा संबंध जीवन के प्रति उत्साहपूर्ण व सकारात्मक रवैये से जुड़े। सीखने की इच्छा का सीधा और एक सिंपल सा रास्ता ये है पूरी लाइफ से कि आप उत्साह के साथ, इंटरेस्ट के साथ और एकदम पॉजिटिव रवैये से के साथ जुड़े रहिए, चीज़ों को उससे रिलेट करके सीखिए। आप अपना मूल्य पहचानिए, अपनी खुद की वैल्यू को पहचानिए, अपनी एबिलिटी को आप पहचानिए, अपनी प्रवृत्ति को, अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को आप हर रूप से परखिए, उनकी कद्र कीजिए, उनकी इज्जत करिए, छोटी छोटी बातों में आप खुशियों को तलाशिए। अब ये सारी चीज़ें इसमें इसलिए कही, सीखने की इच्छा। अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हो और दिल से आप किसी चीज़ को सीख रहे हो, चाहत से आप सीख रहे हो, तो आप अच्छा सा अच्छा कर सकते हो। जैसे आप डीएलएड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप फर्स्ट सेमेस्टर अगर आप इतनी मेहनत कर लें टाइम टू टाइम, अच्छे से ऑन टाइम बी फोकस अटेंशन के साथ, तो आप चीज़ों को इतना बढ़िया कर लेंगे, 90 क्या 95-98% बन जाएगा। मेरी बात को मानिए, बहुत मेहनत आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ही करनी है, अदरवाइज़ फिर आप स्टेज पे पहुंच जाओगे कि एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो यही है कि आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आप बाल विकास जो पढ़ो, सोचो अरे बाल विकास क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों डीएलएड में ही इस चीज़ को पढ़ाया जा रहा है, पहले इसे क्यों नहीं पढ़ाया गया। तो आप इन सब चीज़ों को, क्वेरीज को लेके सीखो, तो देखो इसका मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा जाता है। देखते हैं क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करके सीखना की एक विधि है, अनुकरण के द्वारा सीखने की एक विधि है, निरीक्षण के द्वारा, परीक्षण के द्वारा और सामूहिक विधि के द्वारा भी हम सीखते हैं। अब हम इनके बारे में देखिए। सम्मेलन और विचार गोष्ठी के द्वारा, वे प्रोजेक्ट के द्वारा भी हम सीखते हैं। सामूहिक अधिगम विधि है। यह सारी विधियाँ जो हैं, कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं, कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे हमको सीखने में ये मदद करती हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में जाएंगे। सबसे पहली विधि आपके सामने है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। आप करके सीखोगे तो आप आसानी से अच्छे से सीख पाओ।
आप उसी काम को स्वयं कर लो, देखो वो चीज़ें आपको अच्छे से, आपको कोई भी काम हो, किसी का भी काम, सबसे अच्छा एग्जांपल आप खाना बनाने में देख लो। अगर आप देखो कि यहाँ सब बन रहा है तो बहुत आप उस चीज़ को एक बार बना लो, देखो कि उसका मतलब पूरा टेस्ट वेस्ट सब कुछ हूबहू हो जाता है। तो वो एक स्ट्रक्चर, आप कोई चीज़ की पेंटिंग वो 1-2 बार कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तो वो चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो इस विधि में क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अटेंशन के साथ समझिए कि क्या यह विधि है। इस विधि के माध्यम से बालक स्वयं करके सीखने का प्रयास खुद से करके सीखने का प्रयास करता है, ठीक। उसके द्वारा किया गया प्रयास सार्थक और निरर्थक दो। अब बच्चा वो प्रैक्टिस जो कर रहा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कोई बात नहीं है कि ना हो तो आप उसको डांट दो, बंद करवा दो, ये कोई तरीका नहीं है। तो सीखेगा क्या, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि जो कार्य स्वयं करके सीखा जाता है उसका अधिगम स्थायी और लंबे समय तक, जो काम आप खुद करके सीखोगे वह काफ़ी टाइम तक परमानेंट टिका रहेगा और आप लाइफ टाइम के लिए सीख जाओगे, ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। तो ये विधि इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। अगर आप किसी चीज़ को करके सीखते हो, पढ़ाई हो, कोई भी काम हो, तो वो चीज़ें आपको परमानेंट रहती हैं, लंबे समय तक रहती हैं और आपका साथ देती हैं हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखने के लिए, करने के लिए। ठीक है, बात क्लियर है, आगे देखते हैं। अब आप इसका एग्जाम्पल समझिए कि घर पर हमें कोई कार्य करते देखने पर उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं, मतलब कोई कार्य आप कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, तो आप भी कोशिश करें कि लो मैं भी करता हूँ, मैं भी करती हूँ। जब बालक उस कार्य को स्वयं करके सीखता है तो वह करके सीखने की विधि के अंतर्गत आता है। जब वह खुद उसको करने को चाहेगा तो वो करके सीखने के अंतर्गत आएगा। अब वो कोई भी काम हो, ये कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है, बात क्लियर है, देखते हैं आगे। अब इसमें प्रभावशीलता देखिए कि यह विधि क्यों इतनी प्रभावशाली है। इस विधि से अर्जित किया गया अधिगम स्थायी होता है, परमानेंट होता है, जो आप सीखोगे हमेशा के लिए सीख लोगे। 1-2 बार आप भूल सकते हो लेकिन हिंट मिल जाएगा तो आप कर ले जाओगे। यह इस प्रकार का अधिगम बाल केंद्रित, इसमें बाल केंद्रित है यह अधिगम क्योंकि है कि कोई कर रहा है, आपने उसको देखा, अनुकरण किया, या आप कहीं देखे थे या कुछ दिखाया बताया था, आपने करके सीखा, तो वो बाल केंद्रित है क्योंकि बच्चा ही उस चीज़ को कर रहा है। जिस चीज़ को बच्चा सेंटर्ड के रूप में करे, मतलब कुल मिला के राजा उसका बच्चा ही हो, तो वो बाल केंद्रित के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब यह शारीरिक और मानसिक क्रियाशीलता अधिगम है, मतलब इससे क्या होता है कि आपकी जो फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ है ये बहुत एक्टिव रहती हैं, सीखने में बहुत प्रभावशाली होती हैं, मदद करती हैं। चौथा है यहाँ पर, यह क्रिया केंद्रित अधिगम है। इसमें मतलब जो आपका केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, वो लर्निंग ही होता है। करके सीखना, सीखना क्या है, लर्निंग है। आप कुछ कर रहे हो तो कुछ सीख रहे हो ना, तो सेंटर्ड आपका यहाँ पे फोकस क्या है कि मुझे कुछ सीखना है, बस मैं ये काम को करूँगा तो ये चीज़ सीख लूँगा। 5th है, इस विधि द्वारा अर्जित किया गया अधिगम रुचिपूर्ण होता है। इस विधि के द्वारा जो अधिगम हम कर रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टफुल है, बहुत इंटरेस्ट के साथ हम कर रहे हैं, अच्छे से हम सीख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, क्योंकि आप इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे तो चीज़ें आएंगी और इंटरेस्ट है तभी आप सीख रहे हैं। 6th है, करके सीखने की विधि से बालक में विभिन्न कौशलों का विकास होता है। ये बहुत अच्छे फैक्ट है कि आप करके सीख रहे हो, कोई काम करो तो उसमें 4-5 प्रोजेक्ट लग रहा है, सामान लग रहा है, ये विधि यहाँ घूम रहा है, यहाँ स्क्रू लग रहा है, वहाँ पे नट लग रहा है, तो बहुत सारी स्किल आपकी यूज़ हो रही है। एक काम को करने में बहुत डिफरेंट आपकी स्किल में एबिलिटीज़ आ रही है, तो ये भी विकास आपका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बात आगे देखते हैं। अब देखिए, अभी हमने प्रभावशीलता पढ़ी कि ये इतना प्रभावशाली क्यों है, ये इतना विख्यात क्यों है, ये इतना अच्छा क्यों है। अब हमने दोष भी देख लेते हैं कि क्या इसमें दिक्कत है या क्या कारण है। इस विधि के द्वारा बालक अथवा छात्र से प्रत्येक कार्य में सफलता की आशा करना अनुचित होगा। अब ये गलत बात है कि आप करके सीखने सोचो कि आप उसको हर चीज़ कह दो कि वो करे, अगर रिजल्ट निगेटिव में निकला, रिजल्ट नहीं आया, तो आप जो है एकदम निराश हो जाओ और हमेशा हर चीज़ के लिए सोचो कि नहीं होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, तो ये एक कारण है, गलत है। अरे ठीक है, कोशिश किया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, स्वयं द्वारा कार्य करके सीखने में उसके द्वारा किया गया कार्य सार्थक और निरर्थक दोनों होगा, क्योंकि ऐसा तो फिक्स नहीं है कि आप कोई चीज़ करो वो पक्का हो ही जाए, एक ही बार में हो जाए, हो सकता है 10 बार में हो, लेकिन आप उस चीज़ को एकदम निराश कर दो तो ये गलत है। दूसरा आपके सामने यहाँ पर है, करके सीखने की विधि प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये बच्चे छोटे होते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राथमिक स्तर बालक में स्वयं कार्य करने की परिपक्वता, वो इतने छोटे होते हैं, खुद से उन्हें करने की मैच्योरिटी है। जैसे आप लैब वैब में ले जाओ या कहीं कुछ, तो वो अपने ऊपर एसिड वेसिड गिरा लेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो विधि है ये प्राथमिक स्तर पर लेकिन नहीं हो, 5 तक की क्लास के लिए नहीं होती है, क्योंकि बच्चे हैं, डर रहता है कि गलत ना हो जाए, कुछ उल्टा सीधा ना हो, क्योंकि इतने मैच्योर नहीं होते हैं। तीसरा है यहाँ पे, इस विधि में बालक को
को प्राथमिक स्तर पर प्रयोगशाला में अकेला नहीं छोड़ा, लैब वैब में नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि कुछ भी अनहोनी हो सकती है। क्योंकि इस स्तर में बालक में जो है पदार्थ वगैरह की जानकारी नहीं होती, कभी उनको जो है फेंक देंगे, कभी कुछ भी कर देंगे, तो ऐसा देखने को मिलता है। तो यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। करके सीखना, ठीक है, बात यहाँ तक रही करके सीखना, पहली विधि हमारी। अब हम दूसरी विधि को समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? दूसरी विधि आपके सामने है, अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण का मतलब नकल करना है, सीधा सीधा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? नकल करना। जबकि अधिगम में संबंध अनुकरण द्वारा, और यहाँ पे अर्थ है दूसरे को क्रिया करते हुए देखा वैसा ही सीख लेना। कोई कुछ कर रहा था, अब वहाँ से मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि अगर मैं कहीं जाती हूँ तो हर जगह का पहले तो बोर्ड पढ़ती रहती हूँ, ताकि पूरा कहाँ लोकेशन है, क्या है, पता रहना चाहिए। और दूसरा ये है कि रास्ता भी मुझे बहुत जल्दी याद रहता है। फिर तीसरा क्या रहता है कि अगर कोई स्किल अच्छी लगी कि हाँ ये चीज़, अरे गुड आइडिया, ऐसा होता है, तो वो चीज़ें क्लिक कर जाती कि ये हम वहाँ देखे थे, सीख लिए। ये जो है देख के सीखने वाली जो चोरी, ये मैं हमेशा करती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप कहीं भी जाओ इतना एक्टिव रहो ना कि वहाँ पे वो चीज़ें आपको अच्छे से दिखती है। यहाँ पे कहीं भी कुछ मिले वहीं से चुरा लो। तो ये चीज़ें हो जाती हैं कि देखकर सीखना है, अनुकरण करना है, नकल करना है। मैं आज भी करती हूँ, पूरी लाइफ टाइम करूँगी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि बालक की अनुकरण करने की जो क्रिया है, बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाना है। उसके घर से ही शुरू, जो उसकी पहले स्कूल है वो घर से ही शुरू होता है, जहाँ पे वह परिवार के लोगों की नकल करता है। जैसे उसके घर के बड़े लोग करेंगे वैसा ही करेगा वो। अगर उनको किसी ने चढ़ाया तो वो भी उसको वैसे ही जीभ निकाल कर चढ़ाएंगे। चलना, रुक रुक कर बोलना, विभिन्न क्रियाएं करना, सब परिवार से ही सीखता है, अनुकरण करता है। ठीक है बात ये। आप घर में अगर कोई बच्चा होगा तो आप इसको हूबहू जानते होंगे। इनके अनुसार अनुकरण एक सामान्य प्रकृति की क्रिया है। इन मतलब ये होता है, जो अनुकरण है ये एक नॉर्मल सा नेचर है क्रियाओं का, जिसका उपयोग मनुष्य जीवन पर्यंत समस्याओं को सुलझाने में करता है। कभी कभी ये चीज़ें जो होती हैं ना, अनुकरण मतलब जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था वो कंडीशन पे, तो आज हम भी वो चीज़ को करेंगे। ये होता है कि हाँ, अपने पूर्वजों से सीखो, अपने एक्सपीरियंस को देख के सीखो। तो अगर कोई चीज़ हम पहले कर रहे थे, वो गलती कहीं पे फंसी, तो हमने वहाँ पे जो इस्तेमाल किया तो वही हम अब भी इस्तेमाल करेंगे। ऐसा भी देखने को होता है। इसी तरह दूसरों की क्रियाओं की नकल करते हुए सीखते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं पे फंस गए और कोई और उस रास्ते पे सेम कंडीशन में फंसा था, लेकिन वो निकल गया। तो वो कैसे निकला, क्या किया, क्या सोल्यूशन लगाला, तो ये सारी चीज़ें हम नकल के थ्रू या तो हम पूछ लेंगे, पूछना भी नकल हो गया, या हमने देख के कर लिया तो वो चीज़ नकल के अंतर्गत आ गई, कि अनुकरण विधि के अंतर्गत आ गई। ठीक है, जैसा आप करेंगे वैसा हर एक बच्चा करेगा, देखेगा, सीखेगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब इस विधि में कुछ दोष है, वो जानते हैं क्या है। इस विधि द्वारा बालक को प्राप्त ज्ञान अधूरा होता है, क्योंकि बालक प्रत्येक क्रिया का ज्ञान वास्तविक रूप में नहीं कर। कभी कभी क्या होता है, यह विधि अधूरी रह जाती, क्योंकि वो जैसे रास्ते से आप जा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी, आपने उसको थोड़ा ही देख पाया और आपकी गाड़ी चली गई आगे, तो आप क्या, अब ज्ञान अधूरा रह गया। या कोई घर में कोई चीज़ कर रहा है, आपने लेट पहुँचे या आप नहीं समझ पाए, तो इसमें जो है आपका ज्ञान जो है ना वो पूरा नहीं होता, अधूरा रह जाता है। तो ये एक कारण है। दूसरा है गलत संगत और गलत सामाजिक व्यवस्था। अच्छी संगत नहीं है, आपका ग्रुप अच्छा नहीं है, और सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी नहीं जहाँ आप रह रहे हैं या बालक रह रहा है। विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ का अनुकरण, मतलब अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट नहीं रहे, वहाँ पे गाली गलौज हो रही है, बहुत सारी चीज़ें रोज़ कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो बच्चा वही सीखेगा, वही अनुकरण करेगा। बालक में सही अथवा गलत की कोई पहचान ना होने से वह विभिन्न गलत आदतों को, अगर आप जैसे बच्चा कुछ गलत कर रहा है, आप उसको डांटो मत, ठीक है, तो वही चीज़ वो बार बार करेगा, सीखता है। अगर कोई कहेगा कभी किसी ने सिखाया नहीं तो फिर, तो वो बोलेगा नहीं, मतलब कोई बताया नहीं, कोई डांटा नहीं, तो ये आपका दायित्व है कि आप उस चीज़ को करो, वरना वो अनुकरण करके वही करेगा। तो ये भी एक दोष है, देखने को देखा मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अनुकरण द्वारा सीखने की विधि को प्रभावशाली बनाने में परिवार और शिक्षक और विद्यालय की कैसी भूमिका है, ये कैसे इसको इफेक्टिव बनाते हैं। पहला है इसमें, परिवार तथा विद्यालय का वातावरण सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप हो। जो परिवार है और जो विद्यालय है, जो वातावरण, उसका जो रूल है, रेगुलेशन है, वो जो है मान्यताओं के अनुकूल हो। घर कैसा होना चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, विद्यालय कैसा होना चाहिए, जैसे जो चीज़ें फिक्स हैं उसी रूप में होंगी तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। वो अनुकरण जो करेगा वो सब अच्छा और सकारात्मक होगा। दूसरा है, बालक जिस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा है उस विद्यालय का वातावरण शिक्षा केंद्र, जिस विद्यालय में वो जा रहे हैं वहाँ पे पढ़ाई का माहौल हो। ये होता है, आजकल के कॉलेज देखिए, यूनिवर्सिटीज़ देखिए, कुछ नहीं, कहीं पढ़ाई बहुत रेयर केस में हो रही है, अदरवाइज़ नहीं हो रही। आप अपने डीएलएड में ही देख लीजिए, बहुत रेयर केस में है, कुछ कॉलेज में हो रही है, अदरवाइज़ नहीं हो रही है। मेरे टाइम पर भी लगभग हल्की फुल्की हुई। आप फर्स्ट सेमेस्टर इसीलिए कह रहे हैं अच्छे से कर लो, फिर आप सब कर ले जाओगे। ठीक है बात, तो ये चीज़ें होती हैं।
फिर है शिक्षक और विद्यालय के सभी कर्मचारियों का व्यवहार नियंत्रण है, मतलब जो टीचर हैं, जो विद्यालय के और स्टाफ है, उन सबका जो नेचर है वो सब कुछ कंट्रोल वे में होना चाहिए। बहुत अनुशासनहीनता वो नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अनुशासन भी नहीं होना चाहिए। गुस्सा है, क्रोध है, ये सब बालक पे प्रतिकूल, मतलब अगर आप टीचर अगर टाइट है बच्चा डरेगा, अगर फ्रेंडली है तो देखिए कितने आसानी से घुल मिल जाएगा, बातें भी शेयर कर, आप उनको डांट भी दोगे, समझा भी लोगे, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। कभी कभी होता है ना कि किसी हर एक टीचर के लगभग कोई ना कोई फेवरेट बच्चे होते हैं और बच्चों का टीचर फेवरेट होता है, ऐसा भी देखने को बहुत बार मिलता है। ठीक है बात। जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं इनका आयोजन करवाना चाहिए बालकों को। उसमें सम्मिलित होने के लिए बालकों को आप उनको बोलो कि आप उसमें पार्टिसिपेट करो, उससे वो बहुत कुछ सीखते हैं, एक्टिव रहते हैं, अनुकरण करते हैं। जैसे कोई नाटक हुआ तो नाटक में रोल प्ले किया तो उन्हें वो चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ ऐसा कभी हुआ था, आपने भी किया, अनुकरण किया। अनुकरण के द्वारा ही सीखना है तो बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करवाइए। फिर आपका 5th पॉइंट है अनुकरण के लिए विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान। मतलब अगर आप अनुकरण विधि का इस्तेमाल करें, सबसे अच्छा स्थान विद्यालय है। अर्थात विद्यालय में बालक के चौमुखी विकास के लिए सबसे संबंधित वाला, इसमें मतलब पूरे होल डेवलपमेंट के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, वो सीख पाते हैं अगर सब कुछ वहाँ पे रूल रेगुलेशन अच्छे हैं तो। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर है सामूहिक विधि और सामूहिक विधि के द्वारा सीखना, ग्रुप में सीखना कैसे। सामान्यतः देखा गया है कि बालक किसी भी कार्य को समूह में करना अधिक, बच्चे ग्रुप में करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा लगता है ग्रुप में किसी काम को करना। बालक को उसके साथियों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है, इसलिए वो साथियों के साथ काम भी करना बहुत पसंद करता है। ये जो विधियाँ हैं बहुत आसान है, आपको यह विधि 2 नंबर के प्रश्न में मिलेगी, आप आराम से लिख सकते हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं। सामूहिक है, ग्रुप में सीखना है, उसमें बहुत विकास होता है, ऐसी बातें देखने को मिलती है। आप आसानी से 2-3 लाइन लिखो, आपका नंबर मिल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। नाम से जो इम्पोर्टेंट है ऐसे करके सीखना, अनुकरण विधि मैंने अच्छे से समझाया। इस पर आप देखिए तीसरी जो सामूहिक है, ग्रुप में हर चीज़ें ग्रुप में करना बच्चा चाहेगा, तो वो क्यों करना चाहेगा ये भी बातें हैं। इस प्रकार बालक को उनके साथियों में समूह में बैठा कर अधिगम कराना सामूहिक। कभी कभी आप ग्रुप में चीज़ों को सिखाओ, डिबेट करवाओ, तो वो भी एक लर्निंग के लिए है। जैसे प्राथमिक विद्यालय में बालक को समूह में बैठा कर गिनती और कविता को सिखा, अभी ग्रुप में बैठा दो, आप उनको गिनती सिखाओ, एक बच्चा बोलेगा सब बोलेंगे, फिर कविता सिखाना, तो ये सब अच्छा तरीका होता है। इस तरह बालकों को अधिगम कराने के लिए विभिन्न सामूहिक विधियों का आप ग्रुप में बैठा रहे हो तो उनको जो है बहुत तरीके से आप सिखा सकते हैं। पार्सिंग द पार्सल गेम होता है, चिट का भी बहुत सारा गेम होता है, तो ग्रुप में आप सिखाएंगे तो बच्चे एक्टिव होकर अच्छे से सीखेंगे। अब इसमें विधियाँ आप देख लीजिए, बहुत सारी सामूहिक विधियाँ हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा दीजिए, अच्छे से सीखेंगे, ढेर सारे लोग रहेंगे, बच्चे अच्छे रहेंगे। और शैक्षणिक भ्रमण के द्वारा आप घुमाने वगैरह ले जाइए तो ग्रुप में ले जाएंगे तो वो भी अच्छा सीखेंगे। फिर समूह विधि द्वारा अधिगम, आप ग्रुप में कोई वर्क दे दीजिए, प्रोजेक्ट दे दीजिए, 5 लोग एक में, 5 लोग एक में, तब भी अच्छा सीखेंगे। शैक्षिक प्रदर्शनों द्वारा आप जो है उनको अच्छा प्रदर्शन करिए, शैक्षिक महत्व को बताइए, चीज़ों को रिलेट करिए तो भी सीखेंगे। प्रतियोगिता वगैरह करवाइए ग्रुप में तो भी बढ़िया रहेगा। शैक्षिक मेलों में ले जाइए, जहाँ पे एग्जीबिशन हो वहाँ ले जाइए। खेल के द्वारा अधिगम का, खेल में 10-15 बच्चे रहते हैं हर एक गेम में, हर एक गेम में कितने खिलाड़ी हैं सब तो फिक्स ही है, तो बच्चा अच्छा सीखता है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके लाभ क्या होते हैं। आप ग्रुप में जो चीज़ सिखा रहे हो, क्यों सिखा रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक हमेशा समूह में कार्य करना बहुत अच्छा चाहता है, वो तत्पर रहता है, वो उसमें क्या क्या ग्रुप में रहेगा तो बहुत एक्टिव रहेगा हर चीज़ को सीखने के लिए, जानने के लिए। इस प्रकार सामूहिक विधि अधिगम में सहायता, ये जो सामूहिक विधि ये लर्निंग में बहुत ही इम्पैक्ट होती है, बहुत ही इम्पैक्ट डालती है, अच्छा इम्पैक्ट डालती है लर्निंग में। ठीक है, बात दूसरा देखते हैं। सामूहिक विधि अधिगम में बालकों को कार्य करने का अवसर, इसमें क्या होता है सामूहिक गतिविधि में 5 लोग एक ग्रुप में हैं तो इनको हर एक का काम बता दिया गया, तुमको ये करना, तुमको ये, तो वो अपना एक्टिव होकर अच्छे से पूरा प्रेजेंटेशन देंगे, तो ये भी देखने को मिलता है। फिर तीसरा है सामूहिक विधि के द्वारा छात्रों में समायोजन सिखा, इसमें क्या होता है कि समायोजन रहता है, कैसे तालमेल उठाना चाहिए, सबको साथ में लेके चलना, सबकी बातों को सुनना चाहिए, तो ये एडजस्टमेंट है। समायोजन के अभाव में छात्र, शिक्षक, समाज, परिवार, अपने साथियों, विद्यालय से कुछ नहीं, अगर समायोजन नहीं है, उसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं है, कहीं भी हो, लड़की हो या लड़का, तो ये चीज़ें बहुत गलत होंगी, हर जगह लड़ाई झगड़ा करेगा वो, उसको मतलब बहुत ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। 4th फैक्टर है बालक समूह में बैठकर विभिन्न अपने सहयोग के साथ सीखता है, समस्याओं को उनके सामने प्रकट करता है, समाधान। अगर आप एक प्रॉब्लम है और 10 लोग सॉल्व करने वाले हैं तो 10 माइंड वहाँ पे यूज़ होगा और उसका 10 सोल्यूशन निकलेगा, जो बेस्ट होगा वो आप अप्लाई करना। लेकिन वहाँ पे क्या है कि देखिए वो एक दूसरे को साझा करें, कोई कुछ बताया सोल्यूशन, अरे नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा क्यों करोगे तुम, तो ये सारी बातें जो है सीखने में मदद करती हैं। ठीक है, बात जितने प्रॉब्लम होंगे उससे ज़्यादा सोल्यूशन निकलेंगे।
फिफ्थ यहाँ पे फैक्टर दिया हुआ है कि सामूहिक विधि अधिगम में प्रत्येक छात्र अपने समूह को अग्रसर करने का प्रयास करता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है ना, अगर एक आप कोई प्रोजेक्ट दे दो और बता दो कि ये काम आपको करना, देख के उस बच्चे ना अपने आप को सुपीरियर, बेस्ट और आगे बताने के लिए बहुत मेहनत के साथ अच्छे से उस चीज़ को करते हैं। तो ये देखने को मिलता है फैक्टर। अब हम यहाँ पे दोष भी जान लेते हैं कि इसमें बहुत सारी बुराइयां भी हैं, बहुत दिक्कत भी है। वो क्या है? सामूहिक विधि से कार्य करने में छात्र में उत्तरदायित्व की भावना का अभाव होता है। इसमें क्या होता है कि आप ग्रुप में बना रही, अगर आप ग्रुप का लीडर बना दो तब तो ठीक है, और आपने ग्रुप में 5 लोगों को सिर्फ डाला, किसी को नेता नहीं है, तो कोई एक दूसरे की बात को फॉलो नहीं करेगा। प्रोजेक्ट में कोई गलती हो गई तो वो उनको सौंप देंगे, वो उनको सौंप देंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, जिससे छात्र एक दूसरे पर दायित्व को सौंप के अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक बात उसमें देखने को गलत मिलती है। अब सामूहिक विधि में क्या होता है कि मंदबुद्धि बालकों का, जो बच्चे कमज़ोर हैं वो कुछ नहीं कर पाते, उसी ग्रुप में रहते हैं, जो जैसा करेगा ऐसा देख के हूबहू नकल कर देंगे, कुछ सीखेंगे नहीं। तो ये भी एक गलत फैक्टर, वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। तीसरा है सामूहिक अधिगम में छात्र समूह के छात्रों से बात करने में व्यस्त हो जाते हैं, और जो का इसमें क्या होता है, अगर उनको अपने ग्रुप या अपने दोस्त मिल गए हैं तो वो उन्हें बात करने में इतने मस्त हो जाएंगे कि वो कुछ देखेंगे ही, कुछ आगे करेंगे ही नहीं, उनका काम नहीं होगा और बात में ही लगे रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है सम्मेलन और विचार और संगोष्ठी विधि। यहाँ पे जानते हैं क्या है सम्मेलन व विचार संगोष्ठी विधि। एक ऐसी विधि है, एक ऐसा तरीका है जिसमें चिंतन स्तर के अधिगम के लिए अंतः प्रक्रिया की परिस्थिति होती है। मतलब जो है चिंतन लेवल पे आप इंटरनल सोचो या मन में कोई परिस्थिति को सोचो कि नहीं ये ऐसा करना है, विचार को ले आओ, अपने मन में विचार को उत्पन्न करो। कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप विचार करोगे, मनन करोगे, चिंतन करोगे, तो वही ये विचार करने की विधि है। कि कोई भी बात हो या विधि है, ऐसी विधि जिसमें आप विचार करते हो, अपने आप को विचार करने के लिए फोकस करते हो। वैसे ये विधि आपको दी हुई, आप देख लो, बहुत कम पूछी जाती, जो ज़्यादा पूछी जाती है मैंने शुरुआत में आपको 2 बता दी। इस विधि में प्रजातांत्रिक मूल्य का विकास होता है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। विचार संगोष्ठी विधि आलोचनात्मक चिंतन का, इसमें क्या होता है कि आप विचार कर रहे किसी चीज़ पे लेके, आपने अपने विचार को सामने रखा तो उसकी आलोचना भी करने लगेंगे लोग, तो ये भी देखने को मिलता है। इस विधि के अंदर जो है स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहित करती है। ये जो है स्वतंत्र अध्ययन को जो है प्रोत्साहित करने वाली होती है, खुले विचारों से सोचने के लिए। इस विधि के माध्यम से शिक्षा में ज्ञानात्मक और भावात्मक उच्च उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इस विधि में ज्ञानात्मक भावनात्मक तरीकों का विकास अच्छा होता है, लोग सोच पाते हैं, अपने लेवल से अपनी भावनाओं को भी आगे रख पाते हैं, उसको उससे रिलेट कर अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं। तो ये सारे फैक्टर देखने को मिलते हैं। अब विचार संगोष्ठी विधि के द्वारा छात्रों में बोलने का, इसमें क्या होता है कि अगर एक कोई बात रख दी गई है, आपको डिबेट करना है या अपने विचार को सामने रखना है, इस टॉपिक पे आप अपने विचार को सामने रखिए, तो बोलने का जो कौशल है वो भी इसमें विकसित होता है। बच्चों को अच्छा मौका मिलता है कि वो अपने विचार को, अपनी बातों को सामने रख सकें। छठा है इस विधि में प्रस्तुतिकरण, तर्क करने की क्षमता का विकास। जैसे आप विचार कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो आप विचार जब कर रहे हो तो उस पर अपना प्रस्तुति का, अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अपना तर्क दे रहे हो, अपना ओवरव्यू दे रहे हो कि मेरा सोचना ये है इस चीज़ को लेकर, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। विचार संगोष्ठी विधि में छात्र में सामाजिक और भावनात्मक गुणों, इसमें क्या होता है समाज की भावना का विकास, क्योंकि एक कोई टॉपिक है और उस पर उन्होंने विचार देना है, ठीक है। अब उसमें विचार देने के लिए 5 से 7 8 लोग हैं, तो सब अपना अपना विचार देंगे, तो आप उनकी बात को सुनोगे तो सामाजिकता आएगी, आप उनकी इज्जत करोगे, उनकी बात की वैल्यू करोगे। तो ये चीज़ें सामाजिकता और भावनात्मक गुण आप में देखने को मिलेंगे, अच्छे रहेंगे, आप सीखोगे। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। सामूहिक और विचार गोष्ठी विधि के बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो विधि है अब ये है, ऊपर की करके सीखना अनुकरण विधि, और ये प्रोजेक्ट विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। प्रोजेक्ट विधि का उदाहरण जॉन ड्यूवी के द्वारा, ये आपको पूछता है, टेट सुपर टेट में बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। नाम पूछता है, किसका प्रतिपादन है, कौन दिया। अब की जबकि इसका प्रतिपादन कैलपेट्रिक ने किया था। 2 चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग होती। देखिए, प्रोजेक्ट विधि की अवधारणा जो है वो जॉन ड्यूवी ने दी थी, लेकिन प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन कैलपेट्रिक ने किया। दोनों नाम बहुत फंसता है, दोनों ऑप्शन में रहेगा, इसलिए दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। इस विधि में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। इस विधि में जो टीचर होता है वो मार्गदर्शक, आपको दिशा दिखाने के रूप में काम करता है, ठीक है। वो आपको दिशा दिखा रहा है कि आप ऐसे चलो, वैसे चलो, ऐसे करो, वैसे करो। बालक द्वारा ही इस किसी भी प्रोजेक्ट को हल किया, बालक के द्वारा ही किसी प्रोजेक्ट को हल किया जाता है। उद्देश्य और उद्देश्यपूर्ण, मतलब क्या है कि जैसे आप कोई प्रोजेक्ट दे दो, आप उनको गाइडेंस दो, हिंट दो, क्लू दो कि अब ऐसा करना है, अच्छा ये हो गया अब और करना, अच्छा ये हो गया अब ये करना।
तो आप उनको मार्गदर्शन करवाओ, उनको उद्देश्य दो, उनको उद्देश्य क्लियर करवाओ कि यहाँ तक आपको पहुँचना है। इस विधि में पता करके सीखने पर बल दिया जाता है। इस विधि में प्राप्त होने वाला ज्ञान स्थायी, उस पे प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वो परमानेंट होगा, कहीं जाएगा नहीं, प्रैक्टिस करनी होगी और वो चीज़ें आपके लिए मेमोरी में हमेशा बनी रहेंगी। अब प्रयोजन विधि, प्रोजेक्ट विधि को प्रयोजन विधि, आयोजन विधि अलग-अलग नाम से भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है। विधि से बालकों में तार्किक चिंतन, वो तर्क करेंगे, सोचेंगे, खोज है, अन्वेषण का मतलब खोज होता है, उनकी खोजने की पावर का विकास होगा। आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट है, सामाजिक गुणों से सब भरे रहेंगे, ये सारे विकास होंगे। इस विधि में हाथ से करने पर बल दिया जाता है, शारीरिक और मानसिक। हाथ से कर रहे हैं तो फिजिकली हेल्दी रहेंगे, मेंटली आप प्रिपेयर रहेंगे, परिश्रम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इस विधि में इन्वॉल्व रहती हैं और सबका विकास अच्छा खासा होता है। अब हम प्रोजेक्ट प्रणाली जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। किसी भी योजना का व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से उपयोगी होना अनिवार्य है। कोई भी योजना है तो वो व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से सोसाइटी के लेवल से उपयोगी होनी चाहिए, ये अनिवार्यता उसके अंदर देखी जानी चाहिए। योजना छात्रों में चुनौतीपूर्ण रोचक हुई, जो उनकी योजना है किसी चीज़ को पाने की, करने की, तो वो चुनौतीपूर्ण और रोचक होनी चाहिए। योजना ऐसी होनी चाहिए कि छात्रों को इसके प्रयोग में कोई कठिनाई ना हो, मतलब ऐसी सोल्यूशन या ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि आप कोई प्रॉब्लम ना हो और अपना काम आसानी से आप कर ले जाओ। योजना में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का समावेश है, जो आप कोई योजना बना रहे हो तो उसमें इतनी एक्टिविटीज़ को आप इन्वॉल्व करो कि ये चीज़ें कैसे करनी है, क्या करनी है, कब करनी है, क्या क्या होना है, कौन एक्टिविटी कौन करेगा, इन सब चीज़ों का समावेशन उसके अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, बात आगे देखते हैं। आज की क्लास यहीं तक। हमने बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ा, हमने आज अधिगम की शुरुआत की। आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत बार पूछा जाता है, टेट, सुपर टेट, डीएलएड में आता है, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान रखिए, चीज़ों को समझिए। जितना चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि ये चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, हमने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा, विधियों को भी पढ़ा, सब कुछ सारे टॉपिक्स को क्लियर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मैंने बहुत मेहनत से चीज़ों को इकट्ठा किया है, चीज़ों को बनाया है, आप ताकि चीज़ों को अच्छे से रिलेट करके और आसान से शब्दों में लिया है, आप ताकि आसानी से पढ़ सको, याद कर सको कुछ चीज़ों को और अच्छा आंसर राइट करके अच्छा नंबर लेके अच्छा परसेंट बनाइए। मेरिट लिस्ट का जो ये लड़ाई है ना, बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत फोकस होकर चीज़ों को सुनिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी हैं, आप भी पढ़ो। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।